हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 115 यानी स्टॉपल को पढ़ेंगे। स्टॉपल जो सेक्शन है वो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें जो है आपको इसमें डिटेल में पढ़ना होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आंसर कर सकें। यानी कि एक एक वर्ड को मेरे एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि बेरक में तो सिर्फ 4 लाइनें हैं, लेकिन ये 4 लाइनें पूरे बड़े 4 पेज के बराबर हैं जो डिटेल में हमें कुछ समझाती हैं। तो सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि जो स्टॉपल है वो सिर्फ सिविल मैटर्स पर ही अप्लाई होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब स्टार्ट किया था एविडेंस, तो मैंने आपको बोला था एविडेंस एक्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन स्टॉपल की वजह से वो सब्सटेंटिव भी हो जाता है। कि अगर क्वेश्चन आता है कि एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ और इज अ सब्सटेंटिव लॉ, तो आप हमेशा टिक क्या करेंगे, प्रोसीजरल लॉ। लेकिन यहाँ पे जब सब्सटेंटिव की बात आ जाती है तो सब्सटेंटिव इट मीन्स राइट्स एंड लायबिलिटी की बात करता है। तो ये जो सेक्शन है आपका, सेक्शन आपका 115, ये आपको राइट्स और लायबिलिटी की ही याद दिला रहा है। मतलब कहने का यह इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट एक बार दे दी तो आप अपनी उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। ये सेक्शन आपको आपकी दी हुई स्टेटमेंट में बांध देता है कि आपने ही तो कहा था, अब आप कैसे मना कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बाउंड कर दिया जाता है सेक्शन 115 के अंदर। इज दैट क्लियर? अब इसमें आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जी ये जो वर्ड है स्टॉपल, ये कहाँ से डिराइव हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ये फ्रेंच वर्ड है और ये फ्रेंच वर्ड है, मतलब डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टॉपी विच मीन टू स्टॉप, यानी रोकना। ये आपको रोक रहा है किस चीज के लिए, आपकी दी हुई स्टेटमेंट से ही आपको मुकरने के लिए रोक रहा है, विच मीन टू स्टॉप। तो आपको इतना ध्यान रखना है ना, फ्रेंच वर्ड है यानी फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। और तीसरी बात ये कि अगर ये पूछ दे कि जो ये आपका स्टॉपल वर्ड है इसको जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन कौन से केस में मिली, तो आपको केस ध्यान रखना है। शरद चुंदर का केस है 1891 का, जिसके अंदर इसको जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिली, यानी उसको जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। उससे पहले ये पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के केस में स्टैब्लिश किया गया था। इज इट क्लियर? 3 बातें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट। अब ये इसको हिंदी में बोलते हैं विबंध का सिद्धांत, जिसको कि समझाया गया है धारा 115 यानी सेक्शन 115 से सेक्शन 117 तक अच्छे से समझाया गया है। लेकिन जो मेन है, जो एग्जाम में पूछता है, वो 115 से ज्यादा पूछता है। तो पहली बात मैंने आपको इसका रिकॉग्नाइजेशन बता दिया, फिर ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ ये भी बता दिया, एंड ये सिविल मैटर में ही अप्लाई होता है ये भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने 115 सेक्शन बताया किस चीज के लिए, आपको बाउंड कर रहा है आपकी स्टेटमेंट के लिए। ठीक इसी तरीके से और भी बहुत सारे एक्ट हैं जहाँ पर स्टॉपल के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टॉपल का अगर रेफरेंस आप देखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 में, टीपीए के सेक्शन 53, 27, 41, 43 और 49 में देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 24 to 93 और एसआरए का सेक्शन 18 एट पार्टनरशिप का सेक्शन 28। ये जो मैंने आपको बताया है रेफरेंस यानी को रिलेट करना। ये को रिलेट करके जब आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिससे कि अगर आप जब मेंस के लिए आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी इस चीज को देख करके बहुत खुश होगा और उसको लगेगा कि हाँ आपके पास नॉलेज है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेफरेंस कि यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस, यहाँ पर भी आप स्टॉपल के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझना है आपको कि ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है। उस मैक्सिम को मैं आपकी स्क्रीन पे डलवा दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये समझाया गया है कि जो स्टॉपल है, स्टॉपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज। ये जो मैक्सिम आपके इस पे मिलेगा स्क्रीन पे, तो उसका मैं मतलब बता रही हूँ। और इसका में जो मेन ऑब्जेक्ट है ना, वो विल और ऑनेस्टी को प्रमोट करते हुए जो बात के पक्षकार हैं
पक्षकार है उनका इंटरेस्ट डिसाइड एंड फ्रॉडुलेंटली एक्ट से प्रोटेक्ट करने का है। हालांकि एविडेंस का रूल है कि इसको कंसिडर किया जाता, बट इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एविडेंस का सब्सटेंटिव रूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब्सटेंटिव है, सिर्फ इस सेक्शन की वजह से, यानी 115 से 117 की वजह से इसको क्या किया जाता है, सब्सटेंटिव बताया जाता है। किसको? एविडेंस एक्ट को। ठीक है, अच्छा चलिए तो अब देखते हैं अब ये सेक्शन किस चीज की बात कर रहा है। अब हम इसको सही तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन क्या करता है, कोई घोषणा करता है, घोषणा करके किसी एक्ट के जरिए या फिर कुछ ना कुछ इंटेंशनली या जानबूझ के किसी भी दूसरे पर्सन को किसी चीज के ट्रू होने का विश्वास दिलाता है, और वो जो आदमी है जो उसकी बात पे विश्वास कर लेता है, और वो जो करता है ना, विश्वास करके कोई एक्ट कर लेता है, ठीक है, एक्ट करने, और ऐसे विश्वास पर एक्ट करने के लिए उस पर्सन को परमिट करता है कि जी हाँ, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सही है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि आप एक मोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि आप कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में गए और आपको किसी ने कह दिया जी वहाँ पे तो बड़ा ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और आपने मतलब उसने आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया और आपने क्या किया, आपने उसकी बात को इतना ज़्यादा अच्छे से वो कर लिया कि आपने उसकी बात के बिहाफ पे वहाँ सारी फीस जमा कर दी। अब आप अगले दिन गए, आपको पता चला आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर कौन बंदा, कौन व्यक्ति फंसेगा, यही चीज आपको समझनी है कि कौन अपनी बात से नहीं मुकरेगा। तो मैंने क्या कहा, जानबूझ के किसी दूसरे पर्सन को ऐसे एक्ट को करने के लिए क्या करा, कॉन्फिडेंस में ले लिया, परमिट कर दिया कि जी हाँ भाई ये ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, तो ना तो वो पर्सन, ठीक है, ना तो वो पर्सन जिसने कहा और ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव जो उस चीज के ट्रुथ होने को और उस पर्सन के या फिर उस पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो सूट चल रहा है डिनाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी अलाउ नहीं किया जाएगा कि जी नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था। आपको इसमें एक वर्ड ध्यान रखना है, शैल, यानी मैंडेटरी है। आप देखिए बेरेक को आप खोल लीजिएगा, बेरेक की लैंग्वेज अब आपको अच्छे से समझ में आ सकती है, आई होप। इसमें लिखा है व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन, बात समझ में आ गई, क्या करता है, घोषणा करता है, एक्ट और ओमिशन, इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग, क्या करता है, उसको काम करने के लिए ऐसा, यानी कि उसको परमिट कर देता है उस चीज के लिए, इंटेंशनली उसको इतना ज्यादा वो कर देता है कि उसको लगता है कि हाँ भाई आदमी सही कह रहा है। पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव। अब सच बिलीव तक समझ में आ गया, क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। अब अंडरलाइन करें, नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड, किस चीज के लिए, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एनी सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, उस चीज के लिए मना किया, ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। हिंदी में देखिए, हिंदी में भी लिखा है जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोप द्वारा व्यक्ति को विश्वास इंटेंशनली कराया या कर लेने दिया कि ये बात सत्य है, भाई आपको जो मैं कह रही हूँ ये सत्य है, और ऐसे विश्वास पे उसने कार्य करने दिया कि हाँ ठीक है मैंने कहा था तो उसने करने भी दिया, तब ना तो वो और ना ही उसका प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच में किसी भी केस में या कोई प्रोसीडिंग में उस बात की सत्यता का प्रख्यान करने दिया जाएगा। यानी आपने जो कहा ना, आपने जो कहा बस, अब आप दोबारा से अपनी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अपनी सफाई में आपके ऊपर क्या लग जाएगा, स्टॉपर लग जाएगा। आपके ऊपर क्या आ जाती है, राइट्स एंड लायबिलिटीज आ जाती हैं, जो बात आपने किसी दूसरे पर्सन को बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली कही। क्लियर? अब देखिए इलस्ट्रेशन ए क्या कह रही है, इसमें इलस्ट्रेशन ए में लिखा है ए इंटेंशनली और गलत तरीके से क्या करता है, ए इंटेंशनली और गलत तरीके से ये विश्वास दिलाता है कि कोई जो लैंड है ना वो किसकी है, ए की है।
तो इस तरीके से बी क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। जैसे आजकल होते भी है ना बहुत से लोग कि चलो भाई यहाँ से प्रॉपर्टी ले लो और ये प्रॉपर्टी अच्छी है, बाद में पता चलता है कि अच्छा है, तो वो इंड्यूस हो गया तो उस लैंड को खरीदने के लिए और उसको पे करने के लिए, ठीक है, कौन, बी, किसके कहने पे, ए के कहने पे, यही लिखा है आपकी बेरक में। तो जिस टाइम ए ने उस लैंड के बारे में कहा था ना कि वो उसकी है, उस टाइम पर तो वो उसकी थी नहीं, लेकिन बाद में उस लैंड का टाइटल उसको मिल जाता है, बाद में मिल जाता है, जब नहीं था तब उसने कह दिया था, तो जो बाद में मिला ना, और अब ये कहता है कि जिस टाइम पर उसने उस लैंड को रिप्रेजेंट किया था कि वो उसकी है बी के समक्ष, उस टाइम पर वो उसकी नहीं थी, तो इस वजह से जो सेल है उसको क्या कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ए को उसका टाइटल ना होना उस टाइम पर साबित करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? क्या कहा कि जिस टाइम आपका कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी उस टाइम आपने दूसरे आदमी को इंटेंशनली कॉन्फिडेंस में लेके ये बात कही जी ये मेरी थी, बाद में आपको वो मिल गई, तो अब आप नहीं वो दे सकते, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कोर्ट को आप नहीं कह सकते जी नहीं साहब ऐसा नहीं ऐसे था, आपके ऊपर स्टॉपर लग गया। क्लियर? बेरक की लैंग्वेज को देखिए, यही लिखा है इलस्ट्रेशन में। A intentionally and false leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induced B to buy and pay for it. Clear? The land afterwards become the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. Clear? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आपको ना एग्जाम में कुछ याद रहे ना रहे, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बिहाफ पे आप अच्छा आंसर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको एक चीज सीखनी होगी कि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है ना तो आपको सेक्शन में से ही एलिमेंट्स निकालने होंगे, ठीक है ना, एसेंशियल एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन की जानी चाहिए, यही लिखा है ना इसमें, क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, शैल बी अलाउड, ये मैंडेटरी है। तो रिप्रेजेंटेशन की जानी चाहिए, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन हो, उसी चीज की रिप्रेजेंटेशन हो जिसकी बात इसमें की गई है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशन से की जानी चाहिए और उसके बेस्ड पे कोई एक्ट किया जाए, यानी कि लैंड की रिप्रेजेंटेशन थी या किसी भी चीज की थी वो किया तो हो। सपोज ऐसे ही आप को किसी ने ऐसे हंसते हंसते बोल दिया, मजाक में बोल दिया, तो आपने कहा जी साहब इसने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा कर दिया, ये बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि झूठ भी ना बड़ी सफाई से बोला जाता है, तो वो झूठ भी उसने बड़ी सफाई से रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है। अब इसने कहा आगे दूसरा पॉइंट क्या है, इंटेंशन से की जानी चाहिए, क्या, रिप्रेजेंटेशन। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इंटेंशन जैसे ही उसकी थी और उसके बेस्ड पे कोई एक्ट कर दे वो दूसरा आदमी, ठीक है। अब एक्ट हो भी जानी चाहिए, तीसरा पॉइंट ये, और जिसने उसको रिप्रेजेंट और जिसने उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो एक्ट किया, ठीक है, उसको उस रिप्रेजेंटेशन के बेस्ड पर एक्ट करने की वजह से उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ना चाहिए। आपको ये पॉइंट याद रखनी है, इस पॉइंट से आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद स्टॉपल 3 प्रकार का होता है, जैसे कि बेरक में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है स्टॉपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड। स्टॉपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड को स्टॉपल बाय क्वासी ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ये नहीं कि ये क्या लिखा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड को क्वासी ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं, यानी कि स्टॉपल बाय क्वासी ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये जो है ये किस तरह का स्टॉपल है जो कि सिर्फ कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे अराइज होता है। क्या कहा मैंने, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड एक इस तरह का स्टॉपल है जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन है उससे अराइज हुआ हो। मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि अगर कोई भी जजमेंट किसी कोर्ट ने दिया है, ठीक है,
अब जो पार्टीज हैं उस केस की, या जो उनके लीगल हेयर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, असाइनी हैं, तो उन सबको रोक दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? सेम मैटर के लिए। ठीक है, सेम मैटर के लिए, कि उसको दोबारा से वो क्या ना करें, उस पर सूट ना डालें। ये सिर्फ फाइनल जजमेंट के ऊपर ही अप्लाई होता है। क्या? स्टॉपल बाय रिकॉर्ड किसके ऊपर अप्लाई होता है? फाइनल जजमेंट के ऊपर ही ये चीज अप्लाई होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई जजमेंट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आप जजमेंट के अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन डाल सकते हैं, आप वो डाल सकते, अपील लगा सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर स्टॉपल नहीं लगा सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी जो जजमेंट है उसी के ऊपर अप्लाई है। ये नहीं कि आप दूसरा केस डाल दें उस चीज के लिए। ठीक है, यानी कि स्टॉपल ऑफ मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड के जो है, जो फाइनल जजमेंट है कोर्ट की, उसी के ऊपर अप्लाई होगा। अगर किसी भी तरह का केस में अगर कोई और इशू है, तो आप उसके लिए क्या करें? कोर्ट में अपील लगाएं। ठीक है, अब ये जो बात मैंने आपको कही, ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। देखिए, ये स्टॉपल को जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें स्टॉपल ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। ठीक है, इससे रिलेटेड है। सीपीसी में कुछ इस तरह के प्रोविजन दिए गए ना, कि और 40 to 44 में भी दिए गए हैं एविडेंस में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का ये है कि जब कोर्ट के किसी डिसीजन के ऊपर स्टॉपल अप्लाई होता है ना, तो इस बात को खंडित किया जा सकता है। इस बात को खंडित किया जा सकता है कि जिस मैटर पर डिसीजन दे रहे हैं ना कोर्ट, तो उसको जुरिडिक्शन ही नहीं थी, या फिर वो डिसीजन ऑब्टेन किया गया था किससे? बाय वे ऑफ फ्रॉड या क्लूजन से। तो ऐसे डिसीजन पर स्टॉपल अप्लाई नहीं होता। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फाइनल जजमेंट वर्ड जो मैंने यूज किया उसका भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्या है? स्टॉपल बाय डीड। स्टॉपल बाय डीड यानी कि दो कोई ऐसे पार्टीज हैं, और वो क्या है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी उसमें एंटर करते हैं, किसी एग्रीमेंट में बाय वे ऑफ डीड। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स वगैरह वो लिखते हैं कि भाई जो भी पक्षकार हैं उनके बीच में कोई किसी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, उन फैक्ट्स के आधार पे वो एग्री करते हैं। यानी कोई डीड बनती है, जैसे आप ये ले लीजिए, रेंट एग्रीमेंट ले लीजिए, तो उसमें क्या है, जब डीड बनती है तो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। ठीक है, तो जो टीनेंट है वो बाद में उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो भी बात थी ना, किसकी? एग्रीमेंट की, दो पार्टीज के बीच में, जो पार्टीज ने खुद एग्री करी, तो वो डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई डीड फ्रॉड से है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इलीगल तरीके से है, तो उस पर स्टॉपल नहीं लगेगा। इसको समझने के लिए रीड विद करें सेक्शन 43 ऑफ टीपीए एक्ट। अब आपका है स्टॉपल बाय कंडक्ट, यही है ना? हाँ, स्टॉपल बाय कंडक्ट, और इसको क्या कहते हैं? और स्टॉपल इन प्यास, यानी कि स्टॉपल इन द कंट्री, ये भी कहते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें बात की गई कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने किसी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन करके, किसी तरीके से कंडक्ट से, अपने कंडक्ट से किसी पर्सन को ये बिलीव दिला दिया किसी भी बात के लिए, ठीक है, किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को लेकर कि वो जो चीज़ है ना वो सही है, फिर वो पर्सन इंड्यूस हो जाता है उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई ये जो आदमी कह रहा है वो सही है कंडक्ट से, तो उस बिलीव पर एक्ट करने के लिए वो इंड्यूस हो जाता है। तो जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया ना, मिस रिप्रेजेंटेशन की कंडक्ट से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया उसको, तो उस चीज़ से उसको पलटने नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर? बाद की प्रोसीडिंग में। आपको बात समझ में आ रही है? स्टॉपल बाय कंडक्ट मतलब क्या है कि आपने अपने कंडक्ट से किसी दूसरे आदमी को कॉन्फिडेंस में लिया, और उस चीज़ को जो किसी दूसरे पर्सन ने कर दिया और बाद में वो बात सामने आई, तो आपको आपकी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा कि आपने ऐसा नहीं कहा था, और न ही आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। आपने जो कहा, आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह से बाउंड है, आप अब मुकर नहीं सकते। ठीक है जी, तो इस सेक्शन में आपके यही बता रखा है। और एक स्टॉपल और होता है, स्टॉपल बाय साइलेंस और एक्विसाइंस। तो इसमें तो खैर खास कुछ पूछता नहीं है, लेकिन बात इतनी यही है कि इसमें बात ये है कि जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था वहाँ पे आप नहीं बोले, तो आपके मौन को ही आपकी स्वीकृति समझ लिया जाएगा। और एक्विसाइंस मतलब रजामंदी। आपको किसी चीज़ में कुछ
कुछ आपने एक्शन नहीं लिया या कोई आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो यही माना जाएगा कि जी आपकी रजामंदी थी इस चीज के लिए, ठीक है ना। जैसे कि शादी का, कि अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज करता है शादी के टाइम पर तो फिर बाद में नए रिलीजन उस पर बाउंड होगा, बिकॉज उसके ऊपर अप्लाई हो गया क्या, स्टॉपल बाय एक्यूजेंस। अब इसके एक्सेप्शन भी है, इसके एक्सेप्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं जो बेरक में भी है। व्हेन द ट्रूथ इज नोन टू द पार्टीज, इसका एक्सेप्शन ये है कि सबसे पहली बात ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे दोनों पार्टीज को हर बात का अच्छे से पता हो, नॉलेज हो उन दोनों को, सारी सच्चाई उनको पता हो। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि स्टैट्यूट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, इंग्लिश लॉ में भी, ठीक है, और ना ही इंडियन लॉ, बट फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। इतनी बात क्लियर, फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। और ये मेंटेनेंस के केस पे भी, मेंटेनेंस के केस पर भी अप्लाई नहीं होता, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भी अप्लाई नहीं होता, रेगुलेशन पर भी अप्लाई नहीं होता, बट ये इंटरनेशनल लॉ में कई बार अप्लाई हो चुका है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी तो मुझे लगता है कुछ रहा नहीं है इसमें, आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। स्टॉपल बाय कंडक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक ये जो मैगजिम है ये मैं आपका इस पर वो करवा दूंगी जिससे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी तो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। अच्छा, ये आपकी बेरक में भी है, बेरक में भी है, अगर आप बेरक से देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम दूसरे सेक्शन में कवर करते हैं।